नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आज हम जयपुर में हैं। जयपुर में बातचीत करेंगे यहाँ के सीनियर पत्रकारों से और जानेंगे कि राजस्थान चुनाव में क्या चल रहा है। एक थोड़ा सा न्यूज़ एनालिसिस भी है और साथ में समझेंगे कि चुनाव में क्या हो रहा है और पत्रकार उसको किस नज़र से देख रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। त्रिभुवन जी हैं। त्रिभुवन जी का करीब 35 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में। और सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि हम बाहर से जब राजस्थान के चुनाव को देखते हैं तो उसमें यही दिख रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस गारंटी कुछ कर रही है। बीजेपी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, उसमें कन्हैया लाल का केस हो या फिर और दूसरे केस हो, और एक निकम्मी सरकार बना रही है। नैरेटिव के तौर पे आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस? जो मैंने मोटी मोटी बात बोली, अगर इसको आप डीप इसको उतारना चाहें हमें। नहीं, राजस्थान में ये कोशिश इस बार बीजेपी की दिखाई देती है कि वो हिंदुत्व का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत जो टिकटें दी गई हैं उसमें भी कई जगह साफ तौर पे दिखाई देता है कि वो बजाय एक स्टेट सामने आता है। तो इस बार जो रिजेंटमेंट था सबसे ज़्यादा वो ऊपरी तौर पर देखें तो राज्य सरकार के खिलाफ नहीं था, लेकिन ये जो नीचे के तबके हैं, जहां थानेदार लग रहा है, जहां एसडीएम लग रहा है, जहां पटवारी लग रहा है, जहां जिलेदार लगा हुआ है, जहां इरिगेशन के टैक्सेस वसूल हो रहे हैं, या पानी का बंटवारा कितना सही हो पाता है, कितना नहीं सही हो पाता है, उनके इलाके में आने जाने की बस कितनी ठीक चल रही है, सड़क कितनी ठीक है। तो ये जो स्टेट का स्वरूप है वो जिसको मतदाता किस तरह महसूस करता है, वो नाराजगियां विधायकों के खिलाफ पहले सामने आई थी और उस पर गहलोत सरकार का या जो पार्टी में का जो नेतृत्व है उसका ये कहना था कि जब उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी तो उस दौरान जिन लोगों ने साथ दिया, आखिर उनका टिकट अब क्यों काटा जाए। और दूसरी तरफ जो बात थी वो ये है कि मतदाता चाहता था, या जो शुरू के फीडबैक आए थे उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर टिकट बदल देंगे तो सरकार वापस आ सकती है, क्योंकि उनके प्रति जो नाराजगी सरकार के प्रति न होकर के स्थानीय विधायक के प्रति नाराजगी है। तो वो तो बदलाव हुआ नहीं है। तो इस दृष्टि से अब जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि आखिर राजस्थान के मतदाता ने क्या निर्णय लिया है। जी, त्रिभुवन जी से मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि जो राजघराने हैं, राजघरानों का बड़ा जिक्र है। एक लेख भी मैंने कहीं पढ़ रहा था तो उसमें कहा गया कि जो राजघराने हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स में वो इनवैलिड नहीं हुए हैं। तो और समाज का कैरेक्टर भी कई बार देखा जाता है कि ये क्या सच में ही डेमोक्रेसी पसर रही है या फिर इसका सेमी फ्यूडल या फ्यूडल कैरेक्टर रूरल सोसाइटी में या शहर में या राजस्थान में आपको देखने को मिल रहा है। इस पूरे जो एक पूरा परिवार का, रजवाड़ों का और एक राजघरानों का जो ये मामला है, इसको आप सामाजिक तौर पर राजस्थान के समाज में आप कैसे देखते हैं और क्या ये राजनीति पे असर डाल रहा है इस समय? देखिए, जब आज़ादी का आंदोलन चला, आज़ादी के आंदोलन में राजस्थान में काफ़ी बड़े आंदोलन हुए और राजस्थान उन प्रदेशों में है जहां 1857 से भी पहले आज़ादी की अलख जगनी शुरू हो गई थी। रजवाड़ों के खिलाफ प्रजामंडल और प्रजा परिषद के आंदोलन हुए, लेकिन उन रजवाड़ों के प्रति वैमनस्य या जो उन्हें इरेलीवेंट करते हुए लोकतांत्रिक होने का भाव था, आज़ादी और स्वतंत्रता का, समता का जो भाव था, जो मूल्य बाद में संविधान में प्रदत्त किए गए, जो न्याय की भावना थी, वो उनके साथ साथ एक चीज़ रजवाड़ों की हमेशा से लोगों के बीच में बहुत ताकतवर रही है। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनकर के आए हुए हमारे जनप्रतिनिधि थे उनमें वो बहुत कमज़ोर स्तर पर रही है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी। खासकर जो न्याय के मामले थे, जहाँ कहीं अन्याय होता था वहाँ अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी उनके पास पहुँच जाता था, तो चाहे वो जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह रहे हों, या उदयपुर के महाराणाओं के किस्से हों, या बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह हों, उनके बहुत सारे ऐसे किस्से आज भी नज़ीर के रूप में पेश किए जाते हैं, जहां बताया जाता है कि न्याय ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा जो लोकतांत्रिक समाज की जो व्यवस्था के लोग आए, चुन करके आए, वो जब सत्ता में बैठे तो वो न्याय नहीं करते। वो इस बात में फ़र्क करते हैं कि वो मेरी पार्टी का है या आपकी पार्टी का है। जब ये दुभांत या दोहरा व्यवहार देखते हैं वो लोग,
तो लोगों में कहीं राजनेताओं का सम्मान कम होता है। आज़ादी के आंदोलन के बाद में जब राजघराने छिटक गए, दूर चले गए, और वो लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि चुने और उन्होंने कहा कि हमारे लोग हैं, वो हमारे साथ बहुत बेहतर हमें सुविधाएं दिलाएंगे, हमारे साथ बेहतर न्याय करेंगे, वो हमें जातिवाद से मुक्ति दिलाएंगे, वो हमें धार्मिक कट्टरता से मुक्ति दिलाएंगे, वो हमारे साथ हमें अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था देंगे। जब इन सारे पैमानों पर हमारे निर्वाचित जो लोग थे उनको विफल होते हुए उन्होंने देखा, तो पुराने राजनेताओं के प्रति जो एक वितृष्णा का भाव था वो समाप्त हुआ और लोग इनके प्रति भी एक स्वीकृति का भाव हुआ, और उसके बाद राजस्थान में राजघराने फिर आने लगे। और आज ये स्थिति है कि जो आम निर्वाचित व्यक्ति है उसकी तुलना में जब कोई राजघराने से व्यक्ति आता है तो उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो क्या 2023 के चुनाव में आपको दिख रहे हैं राजघराने डोमिनेट करते हुए? नहीं, 2023 का चुनाव हो या 2018 का चुनाव हो, अलग अलग जगहों पर वो लोग जीतते और हारते रहे हैं। जैसे जयपुर राजघराना से संबंधित दिया कुमारी हैं, वो हल्दी घाटी जिस एरिया में पड़ता है वहाँ से पिछली बार वो राजसमंद से सांसद थी, उससे पहले वो सवाई माधोपुर से विधायक रहीं। इस बार जो उदयपुर का महाराणा परिवार है, महेंद्र सिंह मेवाड़, उनके बेटे सीपी जोशी के खिलाफ, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बीकानेर से सिद्धि कुमारी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम अलग अलग जगहों पर, रणधीर, छोटे ठिकानेदार और जागीरदार परिवारों के लोग हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। कोटा में है या बीकानेर में है या भिंडर है, ऐसे करौली का है या भरतपुर का जो राजघराना है, धौलपुर राजघराने की वसुंधरा राजे जो हैं वो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो सारे लोग इस तरह से हर जगह उनको लोगों ने उनकी हैसियत और उनके कोशिशों के अनुसार भाव दिया है। जी, शुक्रिया त्रिभुवन। तो ये राजस्थान के हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे जिनसे हमने बात की और एक हिसाब से चुनाव को समझने की कोशिश की। जो बाहर से हम लोग आते हैं और जो धारणाएं, जो सवाल लेकर आते हैं, वो आप तक रखे हैं। आगे हम अलग अलग जगहों पर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, तो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ये एक न्यूज़ एनालिसिस कह लीजिए या फिर एक हिसाब से चुनाव में जो हम धारणाएं लेकर आए थे उनका एनालिसिस कह लीजिए। ये था। शुक्रिया।